स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका अध्याय 2 पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन चल रहा है, कक्षा 12 का। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा लैंगिक अंग होता है, एक पुष्प का जो लैंगिक अंग होता है, जो आपके पुष्पीय पौधे होते हैं। पुष्पीय पौधे हम किसे कहते हैं? पुष्पीय पौधे हम उन्हें कहते हैं जिनमें फूल निकलते हैं। ठीक है, जिन पौधों में फूल निकलते हैं वो सब क्या है? पुष्पीय पौधे हैं। ठीक है, तो पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक अंग होता है वो पुष्प ही होता है। ठीक है, तो हमने पुष्प की संरचना भी देख ली थी। पुष्प में के कई भाग होते हैं, जिसमें से आपके 4 प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, आपका कहते हैं बाह्य दल पुंज हो गया, दल पुंज हो गया, जायांग और पुमंग। जायांग आपका क्या है? मादा भाग है, पुष्प का मादा भाग होता है। और पुमंग, ठीक है, पुमंग कई जो पुमंग की एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं और पुंकेसर की कई इकाइयों को हम पुमंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो पुष्प का नर भाग होता है वो पुंकेसर होता है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं आपके। एक आपका होता है परागकोश, ठीक है, दूसरा होता है पुतंतु। और परागकोश में ही नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, जायांग आपका जो मादा भाग है उसके 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर तस्त्रीनुमा संरचना होती है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। बीच में आपकी जो पतली नलीनुमा संरचना होती है उसे हम वर्तिका कहते हैं। और नीचे चौड़ा को हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट वीडियो क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे, यानी आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, कि जिन पौधों में पुष्प निकलते हैं उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए इसे हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे ना। ठीक है, ठीक, जो लैंगिक जनन है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कहते पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो हम पहले 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहला है आपका निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, ठीक है। दूसरा है हमारा निषेचन, एंड तीसरा भाग है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना, ठीक है। तो आप पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, ये तो चैप्टर का नाम है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है उसको हम अच्छे से समझने के लिए उसे हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। ठीक है, अब हम पहले निषेचन को समझेंगे। निषेचन क्या होता है? आप सबको पता है कि कहते हैं लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है हमें, नर और मादा। ठीक है, नर और मादा की आवश्यकता होती है। नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। ठीक है, जब नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं यानी फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, जब नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो उस हम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं यानी निषेचन के पहले क्या होगा? नर में नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, तो वही चीज़ निषेचन की पूर्व घटना यानी उससे पहले की घटना है। उससे पहले घटना क्या हुआ कि नर में नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो निषेचन पूर्व घटना में हम इसी को पढ़ेंगे कि नर में नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है और मादा में मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तभी तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज होंगे और निषेचन की प्रक्रिया होगी, है ना। बिना नर युग्मक मादा युग्मक बने तो वो आपस में फ्यूज़ नहीं होंगे। पहले युग्मक का निर्माण होगा, तब वो फ्यूज़ करेंगे, तब उसके आगे की घटना होगी। ठीक है, तो जो निषेचन पूर्व घटना यानी फ्यूज़ होने से पहले नर और मादा युग्मक का निर्माण होगा, तो निषेचन पूर्व घटना में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि नर में नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है और मादा में मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, निषेचन पश्च घटना यानी फ्यूज हो गए, जब नर और मादा युग्मक आपस में संलयित हो गए यानी निषेचन की प्रक्रिया हो गई, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है यानी जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट विकसित होकर, ठीक है, अगर मनुष्य में है तो जाइगोट विकसित होकर क्या करता है? शिशु का निर्माण करता है।
ठीक है। यहाँ भी इसी प्रकार है, जो हमारा कहते हैं निषेचन के बाद, तो निषेचन के बाद जो भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, उसको हम किस में पढ़ते हैं, निषेचन पश्च घटना में है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, निषेचन पूर्व घटना में। निषेचन पूर्व घटना में नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है और मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद नर और मादा युग्मक आपस में किस प्रकार संलयित होते हैं, और संलयित होने के बाद क्या होता है उसको हम निषेचन पश्च घटना में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम हेडिंग लिख लेंगे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, हम साथ साथ में लिखते जाएंगे ताकि हमें और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इन्हें हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। लैंगिक जनन को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो लिखेंगे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन की पूर्ण क्रिया को, पूर्ण क्रिया को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित। ठीक है, पहला है आपका निषेचन, फर्स्ट क्या है, निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेकंड है आपका निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड थर्ड है, थर्ड क्या है आपका, निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो निषेचन पूर्व घटना होता है उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम युग्मक का कैसे निर्माण होता है। ठीक है, नर में नर युग्मक कैसे बनते हैं और मादा में मादा युग्मक कैसे बनते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में नर और मादा युग्मक आपस में जब संलयित होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड कि संलयित होने के बाद, ठीक है, क्या संलयित होने के बाद क्या होता है, तो उसको हम निषेचन पश्च घटना में पढ़ेंगे। तो सबसे हम पहले हेडिंग डाल लेंगे निषेचन पूर्व घटना, निषेचन। ठीक है, तो निषेचन पूर्व घटना, तो निषेचन पूर्व घटना में हम क्या पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको बताया क्या पढ़ेंगे कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो नर में नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो हमारा जो नर जननांग है कौन है, नर जननांग क्या है हमारा, पुंकेसर है। पुंकेसर में परागकोश है ना, तो परागकोश में नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, और आपका जो मादा भाग है, ठीक है, मादा जननांग में यानी अंडाशय में, ठीक है, किस प्रकार से मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुंकेसर। ठीक, पुंकेसर क्या है, आपका नर जननांग है, वहीं पे नर युग्मक का निर्माण होगा। तो हम पहले पढ़ेंगे पुंकेसर, इसमें हम निषेचन पश्च घटना पूर्व घटना में, सॉरी, निषेचन पूर्व घटना में हम पढ़ेंगे पुंकेसर। पुंकेसर क्या है हमारा, पुष्प का नर जननांग। यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो, बार बार भूल जा रहे हो, लेकिन एकदम भूलने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि मैंने कई बार रिपीट किया है कि पुंकेसर हमारा नर जननांग है और जो हमारा जायांग है वो हमारा क्या है, मादा जननांग है। ठीक है, तो पुंकेसर। ठीक है, तो पुंकेसर क्या है, पुष्प का नर जननांग होता है। ठीक, यह 2 भागों में डिवाइड होता है आपका। ठीक है, आपका जो अगर एक पुंकेसर का फिगर देखें आप,
ठीक है, अगर आप एक पुंकेसर का फिगर देखेंगे कुछ इस प्रकार का होता है पुंकेसर। ठीक है, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ये परागकोश, परागकोश कहते हैं इसको, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं? लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, इंग्लिश में आपका कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनियम। ठीक है, ये आपका कहलाता है पुतंतु, इसी के माध्यम से ये जुड़ा होता है। ठीक, तो जो आपका पुंकेसर होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, परागकोश और पुतंतु। ठीक है, परागकोश में ही यानी लघु बीजाणु धानी में ही आपके नर युग्मक का निर्माण होता है। अगर हम इसे काट कर यहाँ से अगर इसको अनुप्रस्थ जैसे काट दें तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको जब इसे आप एक काट देते हो तो आपको इसमें दिखाई देगा कि इसमें 2 पालियाँ आपको दिखेंगी। ठीक है, 2 पालियों में आपको 2-2 लघु बीजाणु धानी मिलती हैं। ठीक है, यानी 2-2 यानी कितने हो गए? 4 लघु बीजाणु, यानी 2 पालियों में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। ठीक है, मैं इसका फिगर बना दूँ तो आपको और भी अच्छे समझ। अगर इसे हम यहाँ से ऐसे काट दें, ठीक है, अगर हम परागकोश को अनुप्रस्थ काट देते हैं तो कुछ हमें इस प्रकार की संरचना उसके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, प्रत्येक परागकोश में आपके 2 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं, आपको 2 पालियाँ दिखेंगी। ठीक है, 2 पालियों में 2 लघु भी आपके 2 पाली दिख रही है। अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करें तो एक पाली ये हो गई, दूसरी पाली ये हो गई। तो प्रत्येक परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं और दोनों पालियों में आपके 2 लघु बीजाणु धानी एक पाली में हो गए, 2 लघु बीजाणु धानी एक पाली में हो गए। तो दोनों मिला के कितने हो गए? 4 लघु बीजाणु धानी होते हैं। ठीक है, तो एक परागकोश में 2 पालियों में 4 लघु बीजाणु धानी। ठीक है, एकदम से याद कर लीजिए कि जब हम परागकोश को अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसमें हमें क्या 2 पालियाँ दिखती हैं, 2 पालियों में 4 लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं, प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी। ठीक है, और इसी में आपके परागकण जो होते हैं, जो आपके नर युग्मक हैं, इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में भरे होते हैं। ठीक है, आपके जो परागकण होते हैं इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में भरे होते हैं। ठीक है, अब बात उठती है कि लघु बीजाणु धानी यानी जो आपके लघु बीजाणु धानी में परागकण का निर्माण कैसे होता है? तो परागकण का निर्माण कैसे होता है? तो परागकण का निर्माण होता है मात्र कोशिकाओं के, जो आपके मात्र कोशिकाएं होती हैं यानी पोलन मदर सेल्स होते हैं, उनमें अर्धसूत्रिक विभाजन के द्वारा परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, तो यानी परागकण क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? आगुणित होते हैं। परागकण क्या होते हैं? मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं? आगुणित होते हैं। और आगुणित को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, आगुणित को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। द्विगुणित को किससे प्रदर्शित करते हैं? 2n से। ठीक है, तो जो हमारे परागकण होते हैं वो क्या होते हैं? आगुणित होते हैं। और इनका निर्माण किससे होता है? इनका निर्माण होता है मात्र कोशिकाओं से, मात्र कोशिकाओं से। ठीक है, यानी पोलन मदर सेल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? पोलन मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, तो परागकण को हम क्या कहते हैं? जो आगुणित संरचना होती है, ठीक है, मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो आगुणित संरचना होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोमियोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी किसकी संरचना थी? पुंकेसर की संरचना थी। किसकी संरचना है ये? पुंकेसर की। पुंकेसर के प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। परागकोश को अगर हम अनुप्रस्थ काट दें तो हम देखेंगे उसके अंदर कि प्रत्येक परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं और 2 पालियों में, ठीक है, एक प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी, यानी दोनों पालियों का मिला के कितना हो गया? 4 लघु बीजाणु धानी। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं हेडिंग में, उसके बाद आगे समझते हैं। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे पुंकेसर पुष्प का। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखेंगे पुंकेसर पुष्प का नरजनन, स्टैमेन, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? स्टैमेन। यह पुष्प का नरजनन अंग है। यह 2 भागों में बटा होता है, पुतंतु फिलामेंट तथा परागकोश एंथर। ठीक है, परागकोश को हम क्या कहते हैं? पोलन सेग कहते हैं, को लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। परागकोश को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी यानी माइक्रोस्पोरोजेनियम भी
कहते हैं। ठीक है, तो आप उसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा, परागकोश, एंथर और पुतंतु यानी फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा परागकोश की संरचना। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें प्रत्येक परागकोश यानी एंथर जो होता है पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें परागकणों का निर्माण होता है, यानी परागकण का परिवर्धन एवं विकास, यानी उसका परागकोश बनते हैं और फिर उनका वहीं पर विकास होता है। प्रत्येक परागकोश के अनुप्रस्थ काट में 2 पालियां दिखाई देती हैं। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी दिखाई देती हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। इसमें क्या होते हैं, परागकण भरे होते हैं। परागकणों का निर्माण परागकण मात्र कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है उनमें अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है। ये एक अगुणित संरचना होती है जिन्हें हम माइक्रोमियोस्पोर्स कहते हैं, माइक्रोमियोस्पोर्स भी कहते हैं। उसके बाद आप ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, परागकोश, इसको हम बीच से जब काट देते तो हम इसमें ये क्या है, हमारी लघु बीजाणुधानी है और इसी में क्या होते हैं, परागकण भरे होते हैं। ठीक है, और परागकण का निर्माण कैसे होता है, तो परागकण का निर्माण होता है परागकण मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद आप ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक, तो परागकोश की हमने संरचना भी देख ली। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार परागकोश यानी जो हमारी लघु बीजाणुधानी है, परागकोश को हम और क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकार जो कोश के अंदर जो हमारे परागकोश है उसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं जिसमें हमारे क्या होते हैं, परागकण भरे होते हैं। ठीक है, तो परागकण को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि परागकोश में, ठीक है, जो हमारी लघु बीजाणुधानी है उसमें लघु बीजाणु कहते हैं जनन किस प्रकार होता है। ठीक है, ठीक, तो जो हमारी लघु बीजाणुधानी होती है, जो लघु बीजाणुधानी है वो विभोजियो ऊतक, ठीक है, विभोजियो ऊतकी यानी मेरिस्टेमी, ठीक है, मेरिस्टेमी कोशिकाओं का समूह होता है। विभोजी ऊतक हम किसे कहते हैं, जो लगातार विभाजित होती रहती, जो लघु बीजाणुधानी किस कोशिकाओं का समूह होती है, तो ये विभोज्योतकी, ठीक है, मेरिस्टेमी। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का समूह होता है। कौन, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, लगातार कहते हैं विभाजन होता रहता है। ठीक, तो अगर इसको पहले समझने से पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लो। जैसे ये हमारी क्या है, लघु बीजाणुधानी है। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में, ये आपका प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में, प्रत्येक परागकोश में आपके 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं ना। ये आपका परागकोश हो गया और ये आपके लघु बीजाणुधानी। अगर हम इसको और जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, ठीक है, तब हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर और इसे हम बड़ा करके देखते हैं तो ये लघु बीजाणुधानी आपके विभोजी ऊतक का समूह होता है जो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस से क्या होता है, घिरा होता है। किससे घिरा होता है, ये एपिडर्मिस से घिरा होता है। ठीक है, तो ये आपका लघु बीजाणुधानी की, इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो ये क्या, एक विभोजी ऊतक का समूह होता है जो एक बाह्य त्वचा द्वारा घिरा होता है, यानी एपिडर्मिस द्वारा घिरा होता है। ठीक है, बाह्य त्वचा के नीचे अधोस्तरीय कोशिकाओं का, ठीक है, आपके जो हाइपोडर्मल जो सेल होते हैं यानी अधोस्तरीय कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिका कहते हैं। ठीक है, बाह्य त्वचा के नीचे अधोस्तरीय कोशिकाओं का यानी हाइपोडर्मल सेल का एक समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बाह्य त्वचा हो गया। ठीक है, एपिडर्मिस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस के नीचे आपका अधोस्तरीय कोशिकाओं का एक समूह होता है, यानी हैप्लॉइड हाइपोडर्मल सेल का एक समूह होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रपस्सु कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रपस्सु कोशिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी प्रपस्सु कोशिका होती है इनमें क्या होता है, लगातार विभाजन होता रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, लगातार विभाजित होती रहती हैं। ठीक, तो जो प्रपस्सु कोशिका होती है उनमें क्या होता है, लगातार विभाजन होता है। ठीक है, और ये लगातार विभाजित होकर ये 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 भित्ति स्तर बनाती हैं। ठीक है, 4 से 5 हो गए, 3 से 5 हो गए, 3 से 5 भित्ति स्तर बनाती हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः स्तर। ये क्या कहते हैं, अंतः स्तर। इसके जो बीच वाली ये बाह्य त्वचा हो गया, बीच वाले जो स्तर को क्या कहते हैं, मध्य स्तर कहते हैं। और जो सबसे अंदर जो आपका स्तर पाया जाता है उसको हम टैपिटम बोलते हैं। ठीक है, टैपिटम इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन आपका कि टैपिटम हम किसे कहते हैं। तो टैपिटम हमारा क्या है, तो टैपिटम हमारा जो लघु बीजाणु धानी होती है, ठीक है, उसके सबसे अंदर वाली परत को हम क्या कहते हैं, टैपिटम कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण प्रपस्सु कोशिका की, ठीक है, जो प्रपस्सु कोशिका होती है हमारी, उस पे लगातार विभाजन से 4 से 5, 3 से 5 स्तर का निर्माण होता है। ठीक है, 3 से 5 स्तर भी हो सकते हैं, 4 से 5 स्तर भी होते हैं, उनका निर्माण होता है, जिसमें से हम बीच वाला जो स्तर होता है उसको हम मध्य स्तर कहते हैं और सबसे अंदर वाले जो स्तर को हम टैपिटम कहते हैं। ठीक है, जो टैपिटम होता है, यानी जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा ये प्रपस्सु कोशिका, इनमें जो लगातार विभाजन के बाद ये क्या निर्माण करते हैं, मध्य स्तर का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा क्या है, मध्य स्तर, और ये सबसे हमारा क्या है, टैपिटम। सबसे जो अंदर वाली परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, टैपिटम कहते हैं। ठीक है, टैपिटम नष्ट होकर, ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी पोलिन मदर सेल्स हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, तो टैपिटम नष्ट होकर, ठीक है, जो लघु बीजाणु होते हैं उनको क्या करते हैं, पोषण पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार हम फिर से समझेंगे कि लघु बीजाणु जनन में क्या होता है, परागकण का क्या होता है, परिवर्धन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक विभोज्य ऊतक का समूह होता है जो एक बाह्य त्वचा से घिरा होता है। ठीक है, बाह्य त्वचा के नीचे आपकी अधोस्तरीय कोशिकाओं का समूह होता है, यानी हैप्योडर्मल सेल्स का एक समूह होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रपस्सु कोशिका बोलते हैं। प्रपस्सु कोशिका में लगातार क्या होता है, विभाजन होता रहता है और ये 3 से 5 एक भित्ति स्तर बनाती हैं। ठीक है, इसके बीच वाले स्तर को क्या कहते हैं, हम मध्य स्तर कहते हैं, और जो सबसे आखिरी में जो स्तर पाया जाता है उसको हम टैपिटम बोलते हैं। ठीक है, बीच में हमारे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो टैपिटम होते हैं, ठीक है, वो बन रहे लघु बीजाणु को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। टैपिटम क्या होती है, लगातार ये नष्ट होती रहती हैं और पराग कोश में बन रहे लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य करती हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ आपको समझ में आ गया। तो अब हम लिखेंगे इसी में, हेडिंग में ही लिखेंगे कि लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में इस क्रिया के अंतर्गत, ठीक है, तो हेडिंग में हम लिखेंगे कि इस क्रिया के अंतर्गत लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, यह एक विभोज्योतकी कोशिकाओं का एक क्या होता है, समूह होता है जो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस द्वारा घिरा होता है। ठीक है, बाह्य त्वचा के नीचे अधोस्तरीय कोशिकाओं का, यानी जो हाइपोडर्मल सेल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रपस्सु कोशिका कहते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, लगातार विभाजित होती रहती हैं। ठीक है, और विभाजित होकर प्राइमरी पेरेंटल सेल, यानी बाहर की ओर तथा भीतर की ओर क्या होते हैं, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिकाओं, यानी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल का निर्माण करती हैं। ठीक है, दोनों कोशिकाएं क्या होती हैं, लगातार विभाजित होती रहती हैं और विभाजन के फलस्वरूप 3 से 5 भित्ति स्तर का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका बाह्य त्वचा होगा, यानी एपिडर्मिस।
यह एक कोशिकीय बाह्य परत है तथा इस समय सदैव क्या होता है, विभाजन होता रहता है। ठीक है। दूसरा आपका अंतःस्तर, यह भी एक कोशिकीय परत है। ये प्रायः इसकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, पर परागकोश में जिन स्थानों से स्फुटन होता है, मतलब जिस स्थान से आपके परागकण निकलते हैं वहाँ की भित्ति क्या होती है, पतली रह जाती है, और वह स्थान क्या कहलाता है, रंध्रक यानी स्टोमियम कहलाता है। ठीक है। तीसरा जो आपका परत है मध्य परत यानी मिडिल लेयर, इस परत में समानतः 3 से 5 कोशिकाओं की परतें मिलती हैं। यह अंतः त्वचा के नीचे वाली परत है। ठीक है। और ये परिपक्व परागकोश में ये परतें गल जाती हैं, यानी जो परिपक्व आपका जो परागकोश होता है उसमें ये परतें नहीं पाई जाती। ठीक है। एंड लास्ट आपकी जो परत कहलाती है, यानी जो लास्ट लेयर है, क्या कहलाता है, टैपिटम कहलाता है। यह मध्य परतों के बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से सटी हुई परत होती है। इस कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी हो सकते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का पोषण करना होता है। ये कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं आपकी। एक अमीबीय प्रकार की कोशिका होती है जो अमीबा की तरह चलकर बीजाणु मात्र कोशिका के बीच जाकर उन्हें पोषण प्रदान करती है। ठीक है। जो आपकी बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं उनके पास जाकर ये टैपिटम जाकर इन्हें क्या करती है, पोषण पहुंचाती है। तो इन्हें क्या हम बोलते हैं, अमीबी प्रकार की कोशिका कहते हैं। दूसरा आपका होता है स्रावीय ग्रंथिल प्रकार की कोशिका टैपिटम। ठीक है। ये पोषण का स्राव करके लघु बीजाणु को पोषण पहुंचाती हैं। ठीक है। एंड लास्ट में आपका जो बचता है पराग प्रकोष्ठ यानी पोलन शेक या पोलन चैम्बर। ठीक है। इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। इन मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु अथवा परागकण यानी माइक्रोस्पोर यानी पोलिन ग्रेन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक। उसके बाद आप ये फिगर बना लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस फिगर को बना लीजिएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं वीडियो को पार्ट में, हाँ ये हो सकता है कि आपको कई पार्ट पढ़ने पड़े, आपके कई पार्ट इसके अपलोड हों, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबी इसलिए नहीं बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।